बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स पिछले 12 से 24 घंटों में हो चुकी हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो बड़ा चर्चा है अली अमीन गंडापुर की बातचीत का। बहुत एक पुरस्कार सा अभी तक शख्सियत लेके गंडापुर साहब जो हैं वो चल रहे हैं। जब से वज़ीर आला बने हैं तब से कुछ डिस्कशंस इनके हवाले से हो रही हैं। लोग डिस्कस कर रहे हैं इनको। हैं भी बड़े दिलचस्प सी शख्सियत हैं, बहुत दबंग बयानात भी देते हैं। और पिछले दिनों सुनने में आया था कि शायद बानी पीटीआई इमरान खान ने इनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। फिर इनकी मुलाकात एक हुई, उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की उनको। अब दोबारा इनकी मुलाकात हुई है कल और उसमें भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की। मगर इन्होंने एक एपिक्स कमेटी की मीटिंग में शिरकत की थी जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे थे। उसमें आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, एयर चीफ को भी हमने देखा, तमाम सूबों के वज़राए आला भी थे। दुआ के लिए हाथ भी उठाए हुए थे, इन्होंने दुआ में भी शिरकत की। एपिक्स कमेटी के डिक्लेरेशन के हवाले से भी उस वक्त मौजूद थे, पिक्चर में भी थे। ही वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग। तो समझ नहीं आ रही कि कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि आई थिंक बाद में फिर उनको ग्रिल किया गया होगा इमरान खान साहब की जानिब से भी और इनके फॉलोअर्स की जानिब से भी। काफ़ी बातें हमने सोशल मीडिया पर भी देखी, इनको सुनाई जा रही थी, तनकीद की जा रही थी। जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का ऐलान हुआ, इन्होंने बाद में ये मौक़िफ़ अपनाया कि उस वक्त तो सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम नाम की कोई चीज़ डिस्कस हुई थी। मुझे ये नहीं पता कि ऑपरेशन की बात हुई है कि नहीं, ऑपरेशन का नाम नहीं लिया गया। तो मुझे हैरत है कि आप वज़ीर आला हैं और आप बैठे हैं वहाँ पर, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने पूरी प्रोसीजर्स ना सुने हों या उसकी जितना भी था रेफरेंस था उसका ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का। इट वाज़ नॉट समथिंग स्मॉल एंड ऑर्डिनरी टू बी अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जिनके सामने सब लोग कंसर्न्ड लोग बैठे हैं और तमाम तर कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ के भी लोग थे वहाँ पे। चीफ सेक्रेटरीज़ को भी देखा हमने। मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो कंसर्न्ड हो और वो वहाँ उस वक्त मौजूद ना हो। खैर इन्होंने बात की कि मुझे ऑपरेशन का लफ्ज़ नहीं सुनाई दिया तो मैंने पहले कहा कि बहुत दिलचस्प शख्सियत है, बड़े मज़े से अपनी साइड भी क्लियर कर लेते हैं। खैर उसके बाद इनकी खान साहब से मुलाकात हुई। एक इनके बयान का अहम हिस्सा जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और भी इंटरेस्टिंग लगा कि इनसे सवाल हुआ, इन्हें कहा गया कि हमने सुना है कि आपकी आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकातें हुई हैं, जिसके हवाले से हमने पिछले व्लॉग में बताया भी था कि शहजाद अकबर ने ये बात की थी कि ये मिलते रहते हैं DGISI से और आर्मी चीफ से। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, यानी ही डिनाइड दैट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलूं और आर्मी चीफ और DGISI को मैं बिल्कुल मिलूं, मैं चाहता भी हूं और उन्हें मुझसे मिलना भी चाहिए। अगर हम इसको एज देखें कि ही एज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, तो फिर तो उनकी बात ठीक है कि हाँ, आर्मी चीफ उनके भी आर्मी चीफ है, DGISI उनके भी DGISI हैं। एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, चाहे आप जितने भी एक दूसरे के दुश्मन हो या आपको वो दोनों शख्सियात ना अच्छी लगती हों, फिर भी आपने काम उन्हीं के साथ मिलकर करना है। और अब तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई है, तो आप बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, आप एक वाइटल फ्रंट लाइन सूबे में बैठे हैं, तो आपको तो मिलना ही पड़ेगा। बहुत सी मीटिंग्स भी होंगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2-3 वर्किंग मीटिंग्स के अंदर मेरी उनसे मुलाकात हुई, मगर वैसे नहीं हुई जैसे उन्होंने रेफरेंस दिया इनडायरेक्टली शहजाद अकबर का। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि उन्होंने खुद कहा कि हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहता हूँ? क्या इमरान खान को इस चीज़ का पता है? क्या आपने उनसे पूछ के स्टेटमेंट दिया? क्योंकि हम ये तो सुनते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के मफाद में है तो मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ। और हमेशा जब से वो गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तब से हम यही सुनते आ रहे हैं कि वो गिला भी उनसे करते हैं, मगर वो बातचीत भी सिर्फ उनसे करना चाहते हैं, ये कह के कि ताकत का गहवारा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो मैं उनसे ही बात करूँगा। जबकि पिछली अगर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो उसमें साफ कहा गया है कि खान साहब को अगर मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी लोगों से करें, हमसे उनके कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ना बनते हैं, क्योंकि हम एक अलग जो है वो विंग है मुल्क का, इंतज़ामी उमूर का। तो जब ये बात आ जाती है तो फिर दो बड़ी मुख्तलिफ बातें। फिर उनकी पार्टी के लोगों का मिलना-जुलना, फिर महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का फ्री हैंड देना, वो क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे वो हमें आज तक नहीं पता। महमूद अचकज़ई साहब ने भी नहीं बताए कि उनको एग्ज़ैक्टली किस-किस बात पर खान साहब की तरफ से इजाज़त दी गई है।
وہ باتیں سامنے آنا بڑا ضروری ہے. اور پلس اگر آرمی چیف یا DGI سن بھی رہے ہیں تو اگر علی امین گنڈا پور صاحب کی خواہش ہے کہ آپ ان سے ملیں تو مل لیجئے، ملنے میں حرج نہیں ہے. مگر اس کو پھر علی امین گنڈا پور صاحب پھر یہ نہ کریں کہ وہ وہاں پر کچھ اور کہہ کر آئیں اور باہر آ کر پھر وہ کوئی اور اسٹیٹمنٹس دیں، کیونکہ تضاد سارا یہیں سے پیدا ہو رہا ہے کہ PTI ان کو الزام بھی دیتی ہے اور ان سے بات بھی کرنا چاہتی ہے. تو اس چیز کو PTI فار دا فرسٹ ٹائم اپنے فالوورز سے ڈرے بغیر، آپ نے اگر ایک روش اختیار کرنی ہے تو آپ ان سے ضرور بات کریں، مگر لوگوں کو سچ بتائیں کہ ہماری خواہش ہے. جیسے گنڈا پور صاحب کا اسٹیٹمنٹ بڑا، وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا بنداس تھا کہ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں ان سے. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسرا، PMLN کے سابق ممبر اور مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی زبیر عمر، جو اسد عمر صاحب کے بھائی بھی ہیں، وہ سننے میں آیا کہ PTI جوائن کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کا ایک انٹرویو بڑا پچھلے دنوں چرچا میں رہا کہ انہوں نے کافی باتیں کی ہیں کہ جل باجوہ جو تھے وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے لنڈن میں، سارا ان کا پلان تھا، اور مریم نواز نے ان کو کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے بالکل. تو مجھے پہلے تو یہ حیرت ہوئی کہ یہ اول تو اس طرح کی چیزیں چھپتی نہیں ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. اگر 2018 کے بعد ان کا ماننا ہے کہ جن باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، یعنی عمران خان کی گورنمنٹ کے حوالے سے، تو پھر 2018 میں بھی جب یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، پھر اسد عمر کو بھی سامنے آنا چاہیے کہ PTI جیسے ابھی ان دنوں کل اجمل جامی کو ایک انٹرویو میں اسد عمر نے کہا کہ ہمیں فوج پہ اتنا ریلائی نہیں کرنا چاہیے تھا. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس حوالے سے بات کریں، مگر وہ یہ مان گئے ہیں کہ ہاں ہماری اوور ریلائنس جو تھی وہ پاک افواج یا فوج پر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو بھی آپ نام لینا چاہیں، ان کے اوپر تھی. تو یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی اسکولیے کی اس فارمولا کی کہ اگر فوج آپ کی حکومت بنوا رہی ہے بقول آپ کی اوور ریلائنس تھی، کیونکہ اس وقت الیکٹیبلز اور تمام تر الیکشنز کے اندر جس طریقے سے آپ کی واضح برتری تھی، پھر اسی کو ہم 2024 سے ملاتے ہوئے پھر ہم اس کو بھی متنازعہ قرار دیں. دوسری بات کہ اگر جل باجوہ نے ہی آپ کے لیے سب کچھ کیا تھا، پھر آپ کے اختلافات بھی تھے 2024 میں 22 میں آ کے، تو پھر آپ نے جل باجوہ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن کی آفر کیوں دی؟ اور بائی دا وے یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب ایک انٹرویو میں خود مان چکے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چلو اگر اس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مسئلہ ختم ہوتا ہے تو آپ ہم سے لائف ٹائم ایکسٹینشن لے لیں. پھر جل فیض کو آرمی چیف لگانے کے حوالے سے کچھ اختلافات آئے، کیونکہ جب جل ندیم انجم کو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو DGI کے طور پر تعینات کیا گیا اکتوبر 2021 میں، ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن ISPR نے مجبوراً نکالا جب پرائم منسٹر ہاؤس سے ریزسٹنس ہوئی کہ یہاں سے نوٹیفیکیشن نہیں نکلے گا، تو ISPR نے ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو تھا اس کی پریس ریلیز جاری کی. اس کے بعد بھی جل فیض کو ISI ہیڈ کوارٹر سے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، اور ان دنوں بات چیت انٹرنل یہ چل رہی تھی جو اب زبیر صاحب کے انکشافات ہیں کہ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور جل باجوہ نے ہٹا دیا ان کو. کچھ اور لوگوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ شاندانہ گلزار کا بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا. مطلب ایک دوڑ ہے اس وقت کہ کیونکہ جنرل باجوہ اس وقت نہیں ہے سیٹ پہ تو ان کے اوپر آپ سب کچھ ڈال دیں. یہ وہی جنرل باجوہ ہیں کہ جن کے آپ گن گاتے نہیں تھکتے تھے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک بات اور یہاں پہ غلط ہے، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ پاکستان نہیں آتے، تو وہ اس وقت پاکستان میں ہی ہیں جب سے وہ اپنا عہدہ انہوں نے چھوڑا ہے، اور سٹنگ آرمی چیف جو ہیں ان کے گھر کے بالکل سامنے ہی رہتا ہے. تو اگر آپ نے ان سے بھی ملنا ہے تو جیسے آپ نے ابھی جو ناصر منیر سے اور DGI سے ملنے کا کہا، آپ ان سے بھی مل سکتے ہیں، جا کے شکوے شکایات آپ براہ راست بھی کر سکتے ہیں. مگر سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ لوگ اپنے فالوورز کو کیوں غلط فہمی میں رکھتے ہیں، کیوں ان کو غلط اطلاعات دیتے ہیں. جل باجوہ کے حوالے سے ان کی شاید مشکل صرف یہ ہے کہ جو ان کے ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں ریسنٹلی، وہ ان کی طرح پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس وقت کیا ہوا تھا یا اس وقت کیا نہیں ہوا تھا. مگر ان کی اس بات کا فائدہ اٹھا کر یہ بات کرنا کہ کچھ بھی اٹھا کر لوگوں کے سامنے رکھ دینا، دس از ناٹ فیئر. آپ کو اگر اس شخصیت سے کسی وقت میں آپ اس شخصیت کو قوم کا باپ کہتے تھے، آج اگر وہ نہیں ہے تو آپ ان کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. کل کے کو آپ ان چیزوں پر بھی کسی نہ کسی لٹیگیشن کی لپیٹ میں آئیں گے. تو the thing is this کہ آپ کو تمام حقائق سامنے رکھنے چاہیے. دوسری بات، کورٹ مارشل کی ان کی بات ہو رہی ہے، زبیر صاحب کے انٹرویو کے بعد سے بات کی گئی کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے. رؤوف حسن نے یہ بات کی ہے. گوہر ایوب صاحب کے صاحبزادے جو ایوب خان کے صاحبزادے تھے، عمر ایوب ان کے پوتے ہیں، سابقہ ملٹری جنرل اور فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے
पोते ने ये बात की है कि उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। तो मुझे याद है उमर अयूब साहब जो थे वो जनरल मुशर्रफ के भी बड़ा क्लोज़ रहा करते थे। और इसी तरह बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं पिछले 20-21 साल में, वी कैन नेम देम, कि जिन्होंने जो अब शायद ये बड़े जमहूरियत पसंद और वो बनते हैं, वो किसी टाइम में जिनको आज वो डिक्टेटर कहते हैं, उनसे बहुत फ़ायदे भी उन्होंने उठाए हैं, करोड़ों के, अरबों के। तो लिहाजा उन्हें बात करते वक्त ये सोचना चाहिए कि इस वक्त आप पीटीआई के एक मासूम फॉलोअर को अंधाधुंध गलत चीज़ें बता रहे हैं। आज नहीं तो कल इसी ब्लॉग के ज़रिए वो लोग ये बातें भी सुनेंगे कि हाँ, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मौजूद था। मगर हर फ़ौजी को इस तरह बदनाम करके, या अगर वो आपका साथ नहीं दे रहा, आप उसको ज़लील करके हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं कर सकते। हक़ाइक़ कभी छुप नहीं सकते। अगर फ़ौज की साइड के नहीं छुपे तो आपके भी नहीं छुपेंगे। 2018 में आपने भरपूर फ़ायदा उठाया उनके तमाम तर कुशनिंग का, ताउन का। आज वही आपको बुरे लगते हैं, इतने बुरे लगते हैं कि हर वो इशू जो कि पाकिस्तान के हक़ में हो, लेकिन अगर उसे फ़ौज हैंडल कर रही है तो आप उसकी भी बुराई शुरू कर देते हैं। इसमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट SIFC आ जाता है, टॉप ऑफ़ द लिस्ट अफ़गान रिपेट्रिएशन का मामला आ जाता है, टॉप ऑफ़ द लिस्ट एंटी स्मगलिंग, एंटी होर्डिंग और एंटी ड्रग ड्राइव्स आ जाती हैं, जिसमें आप लोग अभी जानबूझकर मुखालिफ का साथ दे रहे हैं कि किसी तरीके से सिर्फ ज़ोर पहुँचे आर्मी को। मगर ये तमाम तर हक़ाइक़ कभी ना कभी सामने आ जाएंगे, और मेरा ख़्याल है आना शुरू भी हो गए। ख़ास तौर पे जब अफ़गानों को वापस भेजा जा रहा था तो आपके स्टेटमेंट्स पर ख़ुद आपके लोगों ने, जब IMF को आपने ख़त लिखा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उस वक्त आपके ही लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ किया। मेरा ख़्याल है कि एक सेन लीडरशिप का होने का सबूत देना चाहिए खान साहब को भी। उन्होंने पिछली जो बात की, आई अप्रिशिएट दैट। अगर उनको मुज़ाकरात करने, ठीक है, अगर वो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फ़ौज सुन रही है, देख भी रही है उनके इस बार-बार के मुतालबे को, उनके साथ बैठ जाएँ। मगर अव्वलीन आपका फ़र्ज़ ये है कि आप अपने सियासी लोगों के साथ बैठें, अपनी सियासी बिरादरी के साथ बैठें और फिर मिल-जुल कर कोई इसका हल निकालें। मगर अभी सिर्फ़ ये कहना कि तमाम तर मसाइल का हल ये है कि जनरल बाजवा को कोर्ट मार्शल किया जाए और सिटिंग आर्मी चीफ़ और DG ISI आपसे मिले तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है, वो भी कर देख लें। लेकिन अगर शर्त सिर्फ इक़्तिदार की है कि आप इक़्तिदार में आएँगे तो ही पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि अभी आपने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का जो रिएक्शन दिया है, मैं एक बार फिर हैरान हूँ कि आप लोग मुल्क से अगर टेररिज़्म का सफाया होने जा रहा है, क्योंकि अव्वल तो ये वो ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें हर घर में एक फ़ौजी ने एक बंदूक लेके जाना है, नहीं। इट्स अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कि जिसमें तमाम तर विंग्स का जायज़ा लिया जाएगा कि डिजिटल टेररिज़्म कौन कर रहा है, लोगों के ज़हनों को कौन गुमराह कर रहा है यूट्यूब की कमाई के लिए और बेइंतहा कमाई के लिए, फैक्ट्स को कौन डिस्टॉर्ट कर रहा है। जो कश्मीरी शायर है फरहाद अहमद, वो उसकी शायरी अगर कोई देख ले तो एक आम पाकिस्तानी भी समझ जाएगा कि वो किस कदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ लिखते हैं। वो आज़ाद कश्मीर को POK लिखते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जबकि हम में से कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसको भी इज़्ज़त दी जा रही है PTI की जानिब से। बहुत अफ़सोसनाक अम्र है, लेकिन अच्छा है हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। आने वाले वक्तों में आई नो कि आप लोग अपनी इन मुलाकातों पर शर्मसार होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी और अल्लाह करे कि अली अमीन गंडापुर साहब तब तक कोई और भी मज़े का स्टेटमेंट दें तो उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।